कि अगर हम यूईटी के फाइनेंशियल मॉडल्स की बात करें तो यूईटी का जो फाइनेंशियल मॉडल है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। एक जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से फ़ी उनको जनरेट होती है, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उनको फ़ी पे करते हैं। दूसरा जो हमारी गवर्नमेंट की ग्रांट्स हैं वो हैं। सो इस टाइम पे यूईटी का अगर आप फाइनेंशियल मॉडल कहें तो जो दो पिलर्स हैं उसमें एक आपको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की फीस है और दूसरा एचईसी और गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ ग्रांट्स ही नजर आती हैं। अच्छा। यानी आप इसमें जो है एंडाउमेंट सिस्टम है, अभी इसका देखा था एमआईटी का, उनके पास एंडाउमेंट्स है, रिसर्च ग्रांट्स है, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स। तो ये चीजें हमें यूनिटी में उस तरीके से नजर नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम खातिन और हज़रात, प्रोग्राम थिंकिंग टाइम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुनीर। ये प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं और सोचना पसंद करते हैं। खातिनों और हज़रात, हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे सोसाइटी के व्यूज़ आपके सामने लाते हैं, और आज इस एपिसोड में हम एक और सोशल इशू को आपके सामने लेकर आएंगे। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी एजुकेशन एक बुनियादी अंसर रखती है पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर। हमें देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की एजुकेशन माशरे के अंदर एक बतदरीज बढ़ती हुई जो हमारे मुख्तलिफ नज़रियात हैं, जाविया हैं, उनको सामने लाती है और एक प्रोडक्टिव जनरेशन को पैदा करती है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का तालीमी मेयार क्या है, इसके ऊपर तो बहुत डिटेल से हम मुख्तलिफ औकात में बात करते हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का फाइनेंशियल मॉडल है वो क्या है, और उसका हम तकाबली जायजा यानी कंपैरेटिव एनालिसिस रखेंगे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और आपके सामने लाएंगे कि किस तरह हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ अपनी फाइनेंशियल मॉडल को ऑब्जर्व करती हैं और किस तरह हमारी यूनिवर्सिटी अपने फाइनेंशियल मॉडल को ऑब्जर्व करती है। जिन दो यूनिवर्सिटीज़ का हम तकाबली जायजा आपके सामने रखेंगे उनमें एक होगी यूआईटी लाहौर और दूसरी होगी एमआईटी यूनिवर्सिटी यूएस की। खातिनों हज़रात, इस प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म इस तरह होगा कि यहाँ पे इंटरव्यू बेस्ड नहीं होगा बल्कि डायलॉग बेस्ड होगा। एमआईटी से रिलेटेड जो प्रॉपर ओवरव्यू होगा उनकी स्ट्रेंथ का, उनके फाइनेंशियल मॉडल का, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और यूआईटी के हवाले से हमारे साथ मौजूद है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, यूआईटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट वो फारिगुल तहसील मिस्टर उमर फारूक। उमर फारूक इस वक्त जो है वो सरकारी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं एज एस डी ओ एन टी डी सी। उमर, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुनीब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं आज का टॉपिक एंड सी कि क्या हम कंक्लूड कर पाते हैं। वालेकुम सलाम उमर, थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रेजेंस। अच्छा उमर, आपसे पहला सवाल। आप क्योंकि यूआईटी लाहौर से ग्रेजुएट हैं, ज़रा इसका थोड़ा सा हमें ओवरव्यू बताएं कि यूआईटी लाहौर की टोटल स्ट्रेंथ क्या है, और ये कितने बच्चे, ये कब स्टैब्लिश हुआ और कितने बच्चे इसमें enrolled? अच्छा, यूआईटी लाहौर के अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो 1921 में इसका जो है ना एक बुनियाद रखी गई। तब से लेके फ्रॉम नाउ ऑन इसने लाखों इंजीनियर्स इस टाइम पे प्रोड्यूस कर चुकी है इस टाइम पे, और एनुअली अप्रोक्सीमेटली 11,000 से जायद जो है वो स्टूडेंट्स इससे पास आउट होते हैं डिफरेंट इंजीनियरिंग कैडर से। सो इस टाइम पे ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो यूआईटी के ग्रेजुएट जो है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और डिफरेंट शोबा जात के अंदर अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा। अब इस तरह एमआईटी यूनिवर्सिटी का मैं आपके सामने रखता हूँ, वो 1861 में स्टैब्लिश हुई है, और उसके जो टोटल स्टूडेंट्स हैं 11,000। आपने यूआईटी लाहौर के कितने बताए हैं? वो भी एनुअली जो है 11,000 ही हैं, दोनों के ऑलमोस्ट इक्वल नंबर्स ही हैं। ऑलमोस्ट इक्वल। अच्छा, दूसरा सवाल। एक तो यूनिवर्सिटी जो है इसके फाइनेंशियल मॉडल के बारे में थोड़ा सा तफसील से बताएं कि ये जो अपने रेवेन्यू जनरेशन है, पहले तो ये बताएं फाइनेंशियल मॉडल में है क्या, और उसके बाद आप उसका बताएगा कि ये रेवेन्यू कैसे जनरेट। अच्छा, मुनीब इस तरह से है कि अगर हम यूईटी के फाइनेंशियल मॉडल्स की बात करें तो यूईटी का जो फाइनेंशियल मॉडल है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। एक जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से फ़ी उनको जनरेट होती है, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उनको फ़ी पे करते हैं। दूसरा जो हमारी गवर्नमेंट की ग्रांट्स हैं वो हैं। सो इस टाइम पे यूईटी का अगर आप फाइनेंशियल मॉडल कहें तो जो दो पिलर्स हैं उसमें एक आपको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की फीस है और दूसरा एचईसी और गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ ग्रांट्स ही नजर आती हैं। अच्छा। यानी आप इसमें जो है एंडाउमेंट सिस्टम है, अभी इसका देखा था एमआईटी का, उनके पास एंडाउमेंट्स है, रिसर्च ग्रांट्स है, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स। तो ये चीजें हमें यूआईटी में उस तरीके से नजर नहीं जी, आती। यूईटी का आप एक कहें कि सबसे बड़ा इस टाइम पे जो इशू चल रहा है कि इस टाइम पे यूईटी इज अप्रोक्सीमेटली बैंक्रप्सी के ऊपर पहुंच चुकी है। उसकी वन ऑफ द रीजन यही है कि रिसर्च ग्रांट्स की तरफ जो है वो फोकस यूईटी ने नहीं किया,
और डिफरेंट एवेन्यूज हो सकते थे जहां से फाइनेंसेस डेवलप हो सकते थे, वो यूआईटी ने नहीं की। यही वजह है कि आज जो है वो हमारी एक इतनी आला पाई की यूनिवर्सिटी जो है वो जबूहाली का शिकार है। अच्छा मुझे ये बताएं, हम रिसर्च ग्रांट पे तो बाद में आते हैं, इनका टोटल रेवेन्यू है कितना, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये तो आपने बता दिया यार ये ये, कहाँ कहाँ से जनरेट जी, करते हैं, ये भी जरा बताएं जी, इनका टोटल वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यू है कितना। ये टाइम टू टाइम वेरी करता है। अब मतलब 2021 टू 22 के जो फिगर्स इस टाइम पे मौजूद हैं वो 18 अरब के हैं पड़े। इस टाइम पे वो भी वेरी करते हैं थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज उसकी रीजन ये है कि इनिशियली गवर्नमेंट जो है वो कुछ जो ग्रांट्स होती हैं वो एलोकेट करती हैं, बट विद द डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री वो एट टाइम्स वो ग्रांट वापस भी ले लेती हैं। सो इसका एक प्रॉपर डिफाइन नंबर अगर आप मुझे कहें तो वो नंबर कहीं पे भी गिवन नहीं है, क्योंकि वो थ्रू आउट द ईयर वेरी करता है। लेकिन जो 21 से 22 का जो फिगर है वो 18 अरब का था। अच्छा। अच्छा इसमें रिसर्च ग्रांट है या नहीं है। रिसर्च ग्रांट्स हैं लेकिन बहुत मिनिमलिस्टिक हैं। देखें, रिसर्च जो होती है ना कोई भी, वो इस तरह से नहीं है कि उसके ऊपर आपको ग्रांट्स मिलने लग जाएंगी। रिसर्च जब आप पब्लिश कराते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट फैक्टर जनरेट होता है, उसकी बेसिस पे ही जो हमारी इंडस्ट्री है या इंडस्ट्री के जो बिग प्लेयर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। तो इस टाइम पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साल में मतलब 200 रिसर्च पब्लिश कर रहे हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट फैक्टर कुछ भी नहीं है। सो ड्यू टू दैट फैक्टर कि जब आपका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होगा तो आपको रिसर्च की ग्रांट्स भी नहीं मिलेंगे। अब अगर सपोज कर लें सैमसंग को या आईफोन को कोई एक इशू आ रहा है तो वो कभी भी यूआईटी के पास नहीं आएंगे, बिकॉज उनको पता है कि यहाँ से क्वालिटी ऑफ रिसर्च हो ही नहीं रही। तो जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन उनको यूआईटी से नहीं मिलेगा, इसलिए वो ग्रांट्स भी फिर वैसे नहीं आती। अच्छा। अब जो एमआईटी का इस वक्त ऑपरेटिंग बजट है वो ऑलमोस्ट $4 बिलियन, उनका जो इंडाउमेंट फंड है वो $18 बिलियन, और इसी तरीके से उनके जो 800 से ज्यादा पेटेंट्स हैं। अच्छा मुझे ये बताएं उमर, रिसर्च ग्रांट के ऊपर तो हमने बात की कि इनका कितना ज्यादा और क्या फोकस है। ये मुझे बताएं कि इनकी जो रिसर्च एरियाज हैं वो इतने निगलेक्टेड क्यों हैं, और अगर निगलेक्टेड नहीं है और आप समझते हैं कि वो कंट्रीब्यूशन है तो वो किस किस फील्ड में है उनकी कंट्रीब्यूशन, पहले ये बताइए इतने निगलेक्टेड क्यों है। देखें, किसी भी मुल्क के अंदर ना, अगर आपने ये देखना होता है कि कौन से लोग या कौन सी चीज जो है वो तरक्की पा रही है, तो उसके अंदर आपने ये देखना होता है कि उस मुल्क की लाइमलाइट में कौन से लोग हैं। ठीक है, अब अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर आपको लाइमलाइट में शोबिस के लोग नजर आएंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लोग नजर आएंगे, ना कि वो लोग जो कि कोई इनोवेशन कर रहे हैं। हम बात तो जरूर कर लेते हैं एमआईटी की, हार्वर्ड की, ऑक्सफोर्ड की, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एज ए नेशन वहां पे आपको लाइमलाइट के अंदर उन लोगों को प्रिविलेज मिलती है, उन लोगों को रिस्पेक्ट मिल रही होती है, तभी यही रीजन होती है कि वो लोग वहां पे रिसर्च के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। अब इफ आई टॉक अबाउट इन दैट सेंस कि पाकिस्तान के अंदर उस तरह से लाइमलाइट नहीं मिलता जिस तरह से एक सोशल मीडिया के इंसान को, एक कंटेंट क्रिएटर को वो लाइमलाइट मिल रहा होता है। तो जाहिर है इंटरेस्ट भी लूज कर जाता है स्टूडेंट हो या टीचर, वो अपने इंटरेस्ट भी लूज कर जाते हैं जब उन्हें वो एक जो आप कह लें कि अचीवमेंट के ऊपर जो रिकग्निशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती नजर आ रही होती, तो वो अपनी इंटरेस्ट को भी लूज कर जाते हैं। बाकी रही बात इस टाइम पे कि पाकिस्तान में कहाँ पे काम हो रहा है, तो सॉरी टू से इस टाइम पे रिसर्च के अंदर पाकिस्तान कहीं पे भी स्टैंडिंग पाकिस्तान की नहीं है। अच्छा यानी आप ये कह रहे हैं कि यूईटी जो है प्रैक्टिकल या अप्लाइड रिसर्च में कोई इस तरह की कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही। एग्जैक्टली, देखें, रिसर्च पेपर पब्लिश कराना एक और बात है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर होना जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है पुश अप्रोच, एक होती है पुल अप्रोच। पुश तो मतलब एजुकेशनल सेक्टर में ऐसा हो नहीं सकता ना कि आप मतलब कर सकें जिसकी वजह से आपको, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इतनी स्टेबल नहीं है कि हम पुश अप्रोच को लेके चलें, कि हम लोग इंसेंटिवाइज करें चीजों को इतना ज्यादा कि लोग रिसर्च की तरफ या ग्रांट्स की तरफ हमें मिले। और एक दूसरी होती है पुल अप्रोच। पुल अप्रोच में आपने कुछ ना कुछ इस तरह का पब्लिश करना होता है कि जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो एट अ बिगर लेवल। अब कोविड 19 था, कोविड 19 में आपको नजर आया कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स जिन्होंने कोविड 19 की वैक्सीन बनाई उन लोगों को बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिली, उन लोगों को ग्रांट्स मिली, फंडिंग्स हुई। सो उसकी रीजन यही थी कि उन लोगों ने पुल अप्रोच को रखा था। लेकिन पाकिस्तान में मतलब हम लोग इस तरफ बिल्कुल, हमारा माइंड ही नहीं है। सिर्फ पब्लिश करना पेपर मकसद नहीं होता, उसका इम्पैक्ट भी मैटर करता है। जो इम्पैक्ट फैक्टर है नहीं हमारे रिसर्च पेपर का, इस वजह से हमारी स्टैंडिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग। अब आप ये देखिए कि एमआईटी की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है रिसर्च, एक उन्होंने गूगल के साथ पार्टनरशिप की हुई है, नासा के साथ पार्टनरशिप की हुई है, और इसी तरह बोइंग के कुछ जो जो मुख्तलिफ हैं उनके, उसमें उन्होंने पार्टनरशिप की है, और उन्होंने सिर्फ $2 ट्रिलियन जो हैं अर्न किए हैं
2020 और 21 में कोरोना के हवाले से जो उनकी फील्ड में कंट्रीब्यूशन। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड गैप है। हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ जो चीज़ है, हमारा जो ज़्यादातर रेवेन्यू मॉडल है वो गवर्नमेंट डिपेंडेंट है। हमने गवर्नमेंट से ग्रांट लेनी है, चाहे रिसर्च ग्रांट हो, चाहे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, और हमारी बाकी सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट बेस्ड ज़्यादा है। हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं। लेकिन हम बाहर की यूनिवर्सिटी और स्पेशली एमआईटी का केस हमारे सामने है कि इनकी अपनी रिसर्च है, इनके अपने पेटेंट्स हैं, इनका अपना कमर्शियल एरिया है जिसके थ्रू ये रेवेन्यू जनरेट करे। तो ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिसिंग है। ऐसा ही। अब इसके अंदर मैं एक चीज ऐड करता चलूं मुनीब, देखें आजकल बहुत ज्यादा एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी और इस तरह के और डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर जिसके ऊपर हम लोग अब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। जबकि इफ आई टॉक अबाउट एमआईटी, तो 1965 में जो कॉन्सेप्ट ऑफ एआई है वो दे दिया गया था। अब वो 1965 से लेके अब तक उन्होंने वो काम किया विद अप्रोक्सीमेटली 95 टू 96 लेयर्स। ये जो चैट जीपीटी हमें बना हुआ नजर आता है, इसके पीछे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। सो अब इतना बड़ा डाटा और उसको हाउ दे आर डीलिंग विद इट, वो उनकी एक मेहनत है, मतलब इतने टाइम से वो लगे हुए हैं। तो मतलब थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी चेंज इन अ डे, टाइम लगेगा उसके ऊपर। और इस टाइम पे मतलब आपके प्लेटफॉर्म से मैं कन्वे करना चाहूंगा कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा काम डीप लर्निंग के ऊपर हो रहा है। हम्म। सो उस टाइम उस सब्जेक्ट की तरफ भी हम लोगों का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। सो दुनिया जिस तरफ जा रही है हमें उसी तरफ अपनी डायरेक्शंस को करना पड़ेगा, वरना जिस तरह आज हम अपने हालात पे रो रहे हैं ऐसे ही रोते रहेंगे। ऐसे ही रोते रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं उमर, फाइनेंशियल मॉडल के अंदर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एसेट्स एक बड़ी बुनियादी चीज होती है, जिसमें नॉन करंट एसेट्स भी आ जाते हैं, करंट एसेट्स भी आ जाते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने एसेट्स को इस्तेमाल करती हैं अपने कमर्शियल अर्निंग के लिए। तो आप मुझे ज़रा बता सकते हैं कि यूआईटी लाहौर के पास एसेट्स हैं, और अगर हैं तो उन्होंने किस तरह इनको कमर्शियल बेस पे इस्तेमाल किया हुआ है, और वो क्या इससे जरिए करते हैं। देखिए आंसर यूटी के अगर हम एसेट्स की बात करें तो सबसे पहले तो इसकी लैंड है, फिर इसकी लैब्स हैं, और फिर नॉन करंट एसेट्स में इसकी डिफरेंट चीजें हैं जिसमें इसकी बसेस हैं और डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे किस तरह से यूटी इस चीज का बेनिफिट उठा सकती है या किन चीजों से उठा सकती है, तो वो एक लैंड है जिसको यूटी कमर्शलाइज करके, क्योंकि अब आप इस टाइम पे अगर यूटी की ज्योग्राफिक लोकेशन देखें तो वो गढ़ी शाहू में जिस जगह पे मौजूद है उसका बहुत बड़ा फ्रंट मेन जीटी रोड को एक्वायर कर रहा है। और वहां पे आपको नजर आएगा कि रोड की एक साइड पे तो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन अदर साइड ऑफ द रोड जहां पे यूईटी ने फ्रंट पूरा एक्वायर किया हुआ है वहां पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही। नहीं सो हो क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है यूईटी के लिए इटसेल्फ, तो कुछ अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स लेने होंगे। उस एरिया को यूईटी को कमर्शलाइज करना होगा, वहां पे इनको मतलब डिफरेंट ब्रांड्स के साथ निगोशिएट करके कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज करनी होंगी एक। दूसरे नंबर पे जो यूईटी की लैब्स हैं उन्हें एक्टिवेट करना होगा। और जितने भी मतलब इफ आई टॉक अबाउट सिविल, ठीक है, तो सिविल के अंदर जो सबसे बड़ा मेन मटेरियल होता है वो होता है आयरन, सरिया जैसे बोलते हैं हम। तो उसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, वो प्रॉपरली परफॉर्म जो है ना, अब इस टाइम पे ये हो रहा है कि काफी सारी कंपनीज ने खुद सेल्फ सफिशिएंटली अपने इक्विपमेंट्स ले लिए हैं और वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं और अपने टेस्ट खुद परफॉर्म करने लगे हैं। तो यूटी को चाहिए कि अपनी लैब्स को अपग्रेड करके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के टेस्ट हैं वो खुद यूटी ऑफर करे डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, ताकि वो लोग जो बाहर मौजूद हैं जो अपने इक्विपमेंट्स परचेज करें वो इंस्टेड इतना हैवी इक्विपमेंट परचेज करें और इतने लोगों को वहां पे वो रख के उनकी टेस्टिंग परफॉर्म करें, इंस्टेड वो यूटी से वो टेस्ट परफॉर्म करवाएं। सो ये दो एवेन्यूज हैं, ये दो एसेट्स हैं जिनको यूटी यूटिलाइज कर सकती है। यही देखिए कि जिस तरह एमआईटी अपने एसेट्स को यूटिलाइज करती है कि उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसके ऊपर वो उनको लीज पे देते हैं मुख्तलिफ कंपनीज को, वो उसमें इन्वेस्ट करती हैं और वो उनका कमर्शियल एरिया, फिर कमर्शियल उससे अर्निंग्स लेती हैं उस कमर्शियल एरिया से। इसी तरह उन्होंने फिर इस चीज़ को, फिर वो अर्निंग्स को इस्तेमाल करते हैं फैकल्टी के ऊपर। कि ये भी एक बड़ा नेग्लेक्टेड एरिया है हमारा, कि हमारी जो टीचिंग है और या हमारा स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, उसकी क्वालिटी कैसी है। क्या वो अप्लाइड साइंसेस को उस एग्जैक्टली। तरीके से समझता है, या उसकी अपनी उस तरह की कंट्रीब्यूशन है कि स्टूडेंट्स को भी वो तैयार कर सके। तो ये भी एक नेग्लेक्टेड एग्जैक्टली। एरिया है हमारा, और उसके ऊपर भी एमआईटी ने बड़ा वास्ट और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव काम किया हुआ है। अच्छा, हम देखिए मुनीब, हाँ जी मैं इसके प्लीज ऊपर जो है ना प्लीज। जो बिलीव रखता हूँ वो ये है कि आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ इसके अंदर कि देखें कोई भी इंस्टीट्यूट जो है ना वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा नहीं हुआ करता। वो इंस्टीट्यूट अपनी फैकल्टी से, अपने रिसर्च से, इन चीजों से बड़ा हुआ करता है। रैंकिंग्स जो होती है ना, अगर आप उसको मतलब जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स होती हैं अगर आप उसमें देखें, एक टाइम था कि जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा वेटेज दी जाती थी। लेकिन
अब क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो चुकी हैं, तो अब फैकल्टी की जो है बड़ी आपकी इन्वॉल्वमेंट वो बड़ी मैटर करती है, आपकी रिसर्च बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो इंस्टीट्यूट जो है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम नहीं है, वो रिसर्च का नाम है, वो फैकल्टी का नाम है। सो उसमें भी बहुत ज्यादा इस टाइम पे यूटी को इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। सही। अच्छा उमर, अब हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ या आखिरी उसके कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। हमने प्रॉब्लम्स भी बता दिया, हमने फाइनेंशियल मॉडल भी बता दिया। अब जो हमारी यूनिवर्सिटी को करने की जरूरत है, स्पेशली यूआईटी को, हम यूआईटी इसलिए स्पेसिफिक क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की एक खेप है जो निकालती है ये हर साल। और हम ये देखते हैं कि ब्रेन ड्रेन सबसे ज्यादा इंजीनियर्स का होता है। क्या मेजर्स लेने चाहिए? जिस तरह मैं अभी एमआईटी का देख रहा था, उन्होंने फाइनेंशियल कंपनीज को तकरीबन वो 30,000 के करीब जो है, 30,000 कंपनीज को वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे चुके हैं। हमारी कंपनी, हमारी यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है अपने इंजीनियर्स को, एक कि वो पाकिस्तान में रहे और उनको एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहां पे वो पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट कर सके थ्रू देयर स्टडी और देयर रिसर्च। वो क्या स्टेप्स हो सकते हैं? देखिए मुनीब, इसके अंदर पहली बात तो ये सबसे पहले कि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, एज वी डिस्कस बिफोर, तो उसके लिए सॉल्यूशंस भी अनप्रेसिडेंटेड होंगे। और आउट ऑफ द इसके अंदर बॉक्स। सबसे पहले आपको अपने मेंटल मॉडल्स चेंज करने होंगे। ये जो हमारी अप्रोच है कि हम गवर्नमेंट से फंड्स ले लेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फी रेज कर देंगे, उससे हम यूनिवर्सिटी को बेहतर चला लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। उसके लिए इन माय ओपिनियन सबसे पहले आपको रिसर्च की फील्ड के अंदर उतरना पड़ेगा। आपको इस टाइम पे ये देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री पाकिस्तान में इतनी ज्यादा नहीं मौजूद, इंडस्ट्री इंटरनेशनल मौजूद है। उस इंटरनेशनल इंडस्ट्री को एक्वायर करना पड़ेगा, और उस इंटरनेशनल इंडस्ट्री को एक्वायर आप खुद जाके नहीं कर सकते, आप थ्रू अपने एलुमनाई के थ्रू कर सकते हैं। अब इस टाइम पे यूईटी के जो इंजीनियर्स हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड बैठे हुए हैं। सो आपको अपनी जो एलुमनाई की एसोसिएशन है उन्हें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और देखें, देयर इज नो फ्री लंच। ठीक है, आप एक्सपेक्ट करें कि एक एलुमनाई आपके साथ एसोसिएट होगा और आपको डिफरेंट रिसर्च टॉपिक्स ला के देगा और फिर वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ आपका एक ब्रिज का काम करेगा, ऐसा नहीं होता। वो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं करेगा। आपको उसके लिए भी कुछ ना कुछ जो है ना रिम्यूनरेशन रखनी पड़ेगी, कोई चीज रखनी पड़ेगी ताकि उसका इंटरेस्ट भी जुड़ा रहे। और इसके अंदर जितना आपका इंटरनेशनल आप इंडस्ट्री को कैप्चर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी यही चीज बेटर है कि पाकिस्तान इस टाइम पे इंटरनेशनल इकोनॉमी को अट्रैक्ट करे। दूसरे नंबर पे देखें, एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि देखें, मैंने आपको बताया कि मेंटल मॉडल चेंज करनी पड़ेगी। अब एक इंजीनियर जो है वो सपोज टू बी अ साइंटिस्ट, अ पर्सन हु इज सपोज टू इन्वेंट समथिंग, अ पर्सन हु इज सपोज टू लुक फॉर डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये जो अप्रोच है ना, ये इस टाइम पे जो हमारे मीडियोकर्स की जो अप्रोच एक बन चुकी है कि ठीक है बस पढ़ लिया, अब एक जॉब की तरफ हमने जाना है और वही जॉब करनी है, तो ऐसा नहीं है। आपको मतलब फिर वही बात कि आपने अब इंटरनेशनल इंडस्ट्री को एक्वायर करना है, उसके लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। एट टाइम्स आपको फेलियर भी फेस करना पड़ सकता है, बट आप जब ये करेंगे तो ही आपकी सक्सेस इसमें है। फिर साथ ही यूईटी को इस टाइम पे जो अपनी लैंड है उसे यूटिलाइज करना पड़ेगा। जो लैंड इन्होंने बहुत ज्यादा एक्वायर की हुई है फ्रंट के ऊपर, ट्रस्ट मी, उसका एक एक मरला करोड़ों में है। ठीक है, फ्रंट का, तो उसको इन्हें यूटिलाइज करना पड़ेगा, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ एसोसिएशन करके वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज को कॉमन करना पड़ेगा, बैंक्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, डिफरेंट जैसे होटल्स हैं उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब यूईटी के अंदर एक मतलब ग्राउंड है, उसे शादी ग्राउंड कहा जाता है, वहां पे डिफरेंट लोग बस सिर्फ शामियाने लगा के और शादियां अपनी कर रहे होते हैं। सो व्हाई नॉट यूईटी जो है वो पीसी को इन्वॉल्व करे अपने साथ, या किसी और मतलब ग्रुप को इन्वॉल्व करे, निशात ग्रुप को इन्वॉल्व करे अपने साथ, और वहां पे मतलब अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। उस जगह पे आपको नजर आएगा कि कोई इतना बड़ा होटल या कोई शादी हॉल या कोई मार्की वहां पे उस एरिया के अंदर, उस वेसिनिटी में नहीं है। सो इस तरह के कुछ स्टेप्स जो हैं वो अनप्रेसिडेंटेड लेने ही पड़ेंगे, तभी जाके कोई हालात बेहतर होंगे। अदरवाइज जिस डगर पे हम जा रहे हैं, मतलब आई रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम कि यूटी जो है वो टॉप 200 की रैंकिंग में, टॉप 100 की रैंकिंग में भी एक दफा आई हुई है। ठीक है, और अब इस टाइम पे टॉप 1000 में भी नहीं एग्जिस्ट कर रही। सो क्या वजह है? रिसर्च नहीं है, एक ये प्राइम फैक्टर है ऑब्वियसली, कि रिसर्च की तरफ हमने नहीं जोर दिया, और अगर रिसर्च पेपर पब्लिश भी हो रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट फैक्टर कोई नहीं है। और दूसरे नंबर पे क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस हैं, तो उसके लिए हमें हर वो एवेन्यू तलाश करना पड़ेगा, हर वो एवेन्यू के ऊपर जाना पड़ेगा जिससे हम एक पैनी भी बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमर, आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली सभी चीज को एक्सप्लेन थैंक यू किया। सो मच। काजी का बहुत बहुत खातिनों हजरात, थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम में हमने देखा, आपके सामने हमने फाइनेंशियल मॉडल रखा यूआईटी लाहौर का और एमआईटी यूनिवर्सिटी का।
टेकअवेज यही हैं कि कैसे हम अपनी यूनिवर्सिटी को सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं, वो कौन से तरीके हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज का जो एक क्या कहना चाहिए, एक तरह का कस्टम बन चुका है या एक तरह की हैबिट डेवलप हो गई है कि हम गवर्नमेंट बजट पे बहुत ज़्यादा रिलायंस करते हैं और हम सेल्फ सफिशिएंट होने से अभी बहुत कासिर हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेजर्स हैं जो हमें लेने हैं, और वो कौन से आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस हैं जो हमें ऑप्ट करने हैं कल को मॉडर्न वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। वो सब चीज़ें हमने आपके सामने रखी। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बिकॉज इट्स थिंकिंग टाइम।